बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए तमाम लोग और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी अच्छी संचालिका हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी मार्केटिंग गुरु भी हैं। उन्होंने बता दिया कि ये दोनों हमारे घर में ठहरे हुए हैं। नारी शक्ति इससे ज्यादा क्या हो सकती है। रेखा राजवंशी जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें सुनाई। दोनों करेले अब सामने आ गए हैं रेखा जी, और मुझे और किसी का तो पता नहीं, लेकिन आपका टेस्ट आज कड़वा जरूर होगा क्योंकि आपने जिस ढंग से बात शुरू की। बहुत बढ़िया। कुछ कैमरे यहाँ शुरू हैं, 2-3, वो आप बंद कर दें। ये आपसे निवेदन है, कविता सुने, उसका ज्यादा आनंद लगाएं। स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, एकल विद्यालय मूवमेंट को प्रणाम करता हूं। I welcome you, Mr. Mayor, but I'm sorry, I would not like to speak in, I don't know how to speak in English because my English is like my wife. I mean, I love it, but I don't have control over it, so Oh, that's it. मेरे ख्याल से कुछ पुष्प गुच्छ हमें भेंट किए जाने थे। हाँ, वो रह गया है, हमें मांग लेते। वो कहाँ हैं? वो बुके हमें देने हैं भाई, कहाँ? शोभा जी हमारा स्वागत जैसा हुआ है जी। हाँ, आप दे दो बुके, हम ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। ले आओ, आप ले आओ। आप कहते तो वहीं से लेते हुए आते। हाँ। ले आओ आप तो। चले, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर होना। खैर जी, बहुत बहुत बढ़िया श्रोता हमें सामने दिख रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में है। बस ये लाइट थोड़ी इधर कम है, अगर ये भी जल जाए हाँ, तो इधर के चेहरे भी हमें दिख जाएंगे। नहीं, लाइट की बात कर रहे हैं। हाँ तुषार जी, बस इधर की लाइट ऑन करा दें, चाहे तो ये थोड़ी सी कम करा दें, कोई दिक्कत नहीं। इधर पूरा हॉल में लाइट खुलवा दें। चलिए हम दोनों, मैं शैलेश लोढ़ा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वेरी मच। हाँ, ये हंसते हुए चेहरे पहले अब आपको प्रणाम करते हैं जी, और आपके दिलों में धड़कते हिंदुस्तान को प्रणाम करते हैं। हाँ शोभा जी, जी आप सामने आ गई। वो फूल कहाँ है? हाँ, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, चलिए बैठे। ठीक है अनिल जी, कोई बोले परफॉर्मेंस देख के देंगे। हाँ हाँ, बोले ये भी हो सकता है दे दे, नहीं तो आप पे चढ़ा भी दे। दूसरी संभावना ज्यादा लगती है। तो चलिए, मैं अरुण जैमिनी और शैलेश लोढ़ा आपको प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम शुरू तो कर ही चुके हैं वैसे हम, बस यही होने वाला। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप ये मत कहना मैं कवि हूं, क्योंकि कविताएं तो रेखा जी लिखती हैं, हम तो क्या खाक लिखते हैं। तो हम तो बस जैसा ऐसा ही करेंगे, सुना देंगे। एक कहानी से बात शुरू करना चाहता हूं, उसके बाद मैं और अरुण जैमिनी जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे, यही चलता रहेगा। आपसे एक तो मैं क्षमा मांग लूं सबसे पहले कि आज कार्यक्रम में हमने अनलाइक ऑस्ट्रेलिया कुछ परिवर्तन कराए। आपके नॉर्मल प्रोग्राम्स में एक इंटरवल हुआ करता है, उसमें आप डिनर लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं और फिर से सुनते हैं। डिनर है, चिंता मत कीजिए। आपकी शक्लें देख के मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हमने कहा इंटरवल हम नहीं करेंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि वो ब्रेक होते ही फ्लो टूट जाता है और उससे मजा नहीं आता। और मैं जानता हूं अब ये डिनर और हमारे बीच की लड़ाई है कि आपको हम डिनर याद दिला पाते हैं या नहीं, लेकिन कार्यक्रम के अंत में हम डिनर करेंगे, उस वक्त बातचीत भी करेंगे और एकल विद्यालय पर भी बात करेंगे जिस वक्त आप भोजन ले रहे होंगे। स्वामी सच्चिदानंद जी यहां बैठे हुए हैं। एकल विद्यालय के लिए जो आयोजन हो रहा है, बहुत एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करना चाहता हूं, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। जिंदगी के अंदर कुछ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं ज्यादा उस पर सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ चीजें आंदोलन हुआ करती हैं, और एक आंदोलन जिससे आप जुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, अगर हम किसी को शिक्षा दे दें तो जिंदगी में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एक कक्षा में हिंदुस्तान में एक टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बच्चों को जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बच्चों की रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नक्शा दिया, उस पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था, और उस नक्शे को फाड़ दिया।
और फाड़ के बच्चों में बांट दिया और कहने लगे कि जो इसे जितनी जल्दी से जल्दी जोड़ देगा उसे मैं इनाम दूंगा। तुरंत एक बच्चे ने 5 सेकंड में हाथ खड़ा किया, बोले मैंने इस नक्शे को जोड़ दिया। टीचर बेहद प्रसन्न हुए, बोले हिंदुस्तान के नक्शे को इतना जल्दी जोड़ दिया, कैसे? बोले मैंने इस नक्शे को पलटा, उसके पीछे आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, देश अपने आप जुड़ता हुआ चला गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। स्वामी जी, मैं आपको आपके आंदोलन को प्रणाम करना चाहता हूं, मैं और अरुण जैमिनी हम दोनों मिलकर कि आप ये जो आदमी जोड़ने का काम कर रहे हैं जिससे राष्ट्र बढ़ेगा, इस आंदोलन के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि हम अपनी बात शुरू कर सकें। अरुण जैमिनी का परिचय मैं पहले दूं। अरुण जैमिनी हास्य के एक ऐसे अद्भुत कवि हैं जिन्हें सुनना एक अनुभव है। अरुण जैमिनी नई पीढ़ी के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले, चाहे जाने वाले, और जहां जहां हिंदी बोली जाती है, आज ऑस्ट्रेलिया है, कल यूएस होंगे, परसों कहीं और होंगे, जितने सम्मान हिंदी हास्य में अरुण जैमिनी के नाम है उतने किसी और के नाम नहीं है। और जब ये बोलेंगे तब तो पता लग ही जाएगा आपको कि ये क्या है। इनके लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं। अरुण जैमिनी जी जो हमारे बीच में है, हरियाणा के रहने वाले हैं और ऐसा ही परिचय इनके बारे में भी है, तो वैसी तालियां बजानी है। समय को क्यों नष्ट किया जाए? समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये भी सब जगह जा चुके हैं, सब कुछ है, वही है। चड्डा साहब, आप सामने टेप लेके बैठे हो, अब आपको वैसे ही इतने चुटकुले याद हैं, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? और हमें हमारी दाल रोटी चलाने दो। चलिए, आप सोच रहे होंगे, जो खासतौर पे युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, बोले कविता में क्या होने वाला है। देखिए, हम कोई कविता आपको नहीं सुनाने वाले, पहले ही बता दें आपको। मैंने जब टेलीफोन पे बात हुई थी तब भी कहा था हमें कवि मत लिखोगे, हम कवि हैं ही नहीं, हम तो बातचीत करते हैं। जिंदगी में बातचीत से जो हंसी निकलती है उसका, क्योंकि कवि तो कमाल की चीज होता है, वो पता नहीं क्या कहते। माइक पे एक शायर आया और आके कहने लगे मेरी माँ ने तोता पाला। अब इतनी भीड़ देखी, तोता पाला तो याद नहीं रहा, मुंह से निकल गया मेरी माँ ने कुत्ता पाला। और अगली लाइन अगले को याद ही नहीं आ रही। बोले हुजूर अर्ज किया है कि मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। एक श्रोता खड़ा हो गया और बोले अच्छा, उसे लाके माइक पे छोड़ दिया। बहुत अच्छे। नहीं, कवि कमाल नहीं होते, कवियों के साथ भी कमाल होता है। कवियों के साथ कमाल घटनाएं होती हैं जी। जब हम आ रहे थे बॉम्बे से, सीधी फ्लाइट थी सिडनी की, तो एक सज्जन बराबर में बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। हाँ सही बात है, क्या भरोसा। क्योंकि कवि का तो, एक कवि के घर में चोर घुस गया, अब देखो घुसा और रात की कवि की आंख लगी हुई खुल गई। बोले कौन है तू? बोले मैं चोर हूं। बोले रुक, कविता सुन। अब चोर को सुना दी साहब एक, और पूछा कैसी लगी है, उसको कहना पड़ा जी ठीक थी। बोले ठीक थी तो एक और सुन। चोर खड़ा हो गया, बोले इससे अच्छा तीसरी सुनाओ, इससे अच्छा मुझे पुलिस में दे आओ। तो यहां ऐसा कोई काम नहीं होने वाला है, यहां तो बस ये आनंद का काम होगा। आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, क्योंकि जिंदगी में हंसी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। और आज हम मुस्कुराने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से सही बात है। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आकाश आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। क्या बात है। निदा फाजली साहब ने कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है साहब। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है साहब। मनुष्य ये एकमात्र जो हंस सकता है। आप किसी जानवर को हंसते हुए देखो तो समझ लेना वो इंसान होने जा रहा है, और किसी इंसान को देखो कि उसने हंसना बंद कर दिया है तो समझ लो वो क्या होने जा रहा है। तो ये बारीक सी रेखा है। इस बारीक सी रेखा को आप सब जानते हैं। खूब हंसें, खिलखिलाएं, ठहाके लगाएं। ओशो ने कहा है कि हास्य प्रार्थना है। जब आप हंसते हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी ने इससे आगे की बात की है, हंसते हैं प्रार्थना करते हैं। जगह अगर आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। और एकल विद्यालय वो मूवमेंट है जिसके द्वारा आप बहुत सारे बच्चों को हंसी और मुस्कुराहट दे पाएंगे। तो आइए ये हंसी मुस्कुराहट बांटे।
बस दो आपसे निवेदन है कार्यक्रम के शुरू में, एक अपने अपने मोबाइल फोन और बच्चे दोनों वाइब्रेशन पे कर लें, क्योंकि ये दुनिया का भविष्य हो सकते हैं, अभी हमारा वर्तमान खराब हो सकता है इनके द्वारा, ये जरूर कर दें। और वीडियो कैमराज इस्तेमाल न करें, बस ये आपसे खास तौर पे अनुरोध है। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं लीगल, इसलिए इन्हें शूट न करें। बस सुने आप तो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा ये तो स्टिल वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदुस्तानी आदमी तो फोटोग्राफर के यहां भी जाए तो कमाल करता है। एक जना चला गया, बोले पासपोर्ट साइज की ऐसी खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले सर पे रख दे दोनों आ जाएंगे। बहुत अच्छे भाई। तो हमारे यहां तो ऐसा कमाल है, लेकिन आप खींचते रहे। लेकिन कमाल जिस प्रदेश से ये आए हैं अरुण जैमिनी जी, वहां कमाल होता है सर। ये हरियाणा के हैं और हरियाणा तो प्रदेश ही कमाल है। कोई आदमी सही बता रहे हैं। ये तो मैं हरियाणा का हूं और ये राजस्थान के हैं। दोनों पड़ोसी प्रदेश हैं, लेकिन अंतर बहुत है जी दोनों जगह। आप राजस्थान में बड़े आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान गया हूं साहब, श्री डूंगरगढ़, श्री गंगानगर, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या के नहीं लगा हुआ है। बोले किसका है? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है जी। मुझे एक भिखारी मिला, बोले 6 रुपए दे। अब हरियाणा में दीजिए शब्द है ही नहीं जी। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 3 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ? ऑफिस खोल लो। भिखारी बहुत लाजवाब मिलते हैं जी वहां। वो मैंने एक से कह दिया, मैंने कहा शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के? एक से मैंने कहा तुम्हारे हाथ पांव ठीक ठाक हैं फिर भी भीख मांगते हो? बोला तेरे रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तोड़वा लूं के? नहीं सही बात है, भिखारी होता ही ऐसा, वो किसी भी जगह का भिखारी हो। खैर राजस्थान के तो भिखारी का भी स्टैंडर्ड होता है। वो भिखारी भी ऐसा था, अरुण जैमिनी जोधपुर आए, एक बार एयरपोर्ट से निकले, एक भिखारी मिल गया। उसने कहा कुछ दीजिए, इसने 10 रुपए दे दिए। भिखारी ने गिन के 9 रुपए हाथ में वापस रख दिए। अरे इसने कहा रख ले तेरे लिए, बोले सोच समझ के दिया करो, पहले मैं भी ऐसे ही मारता था। और मैं सही बता रहा हूं। नहीं आज सही हो गया कि दोनों यही हैं। हाँ अच्छा, हमारी कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि आपको आज ही समझ में आ जाए। आदमी अपने अपने हिसाब से समझे। यादव साहब आराम से, सारे और सिडनी को पता चल गया कि हम आपके यहां ठहरे हुए हैं। तो ये काम होता है, इसको काम कहते हैं। माइक हाथ में हो तो आदमी को बता देना चाहिए ये इस काम में पीछे नहीं। अच्छा भिखारी तो और कमाल के होते हैं। एक भिखारी हमारे वहां खड़ा हुआ था शहर के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर। वो अंदर से क्लर्क ने कह दिया, बोले चला जा तेरा यहाँ काम नहीं है। भिखारी बोला रिटर्न भी नहीं भरूं। शहर के सबसे मेन चौराहे पे एक भिखारी बहुत दिनों से मिला रही। मैंने कहा क्या हुआ तू दिखा नहीं? बोले बेटी की शादी कर दी 6 महीने पहले, वो एरिया दहेज में दे दिया। तो अपने यहाँ तो एरिया दहेज में चल रहे हैं। अच्छा वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हाल खराब है। मैं गया साहब अपने शहर में, तो कमिश्नर साहब ने पीछे गांधी जी की तस्वीर लगा रखी, और तस्वीर भी गांधी जी की वो वाली जो आधी धोती और लाठी हाथ में। तो मैंने कहा भैया ये तस्वीर टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों लगाई है? भाई राष्ट्रपिता है वो सब समझ में आता है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट में बोले खास संदेश देने के लिए लगाई है, इसलिए लगाई है। बोले ईमानदारी से अगर टैक्स दोगे तो एक दिन इसी हाल में आ जाओगे। बहुत अच्छे। यहां दरअसल कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भी हैं, हाँ। कुछ राजस्थान के हैं, कुछ गुजरात के हैं। दरअसल ये आसपास के प्रदेश है, लेकिन अंतर मैं बता रहा था। राजस्थान का तो मैंने बता ही दिया क्या अंतर है राजस्थान हरियाणा में। हरियाणा तो है ही जी, हरियाणा का तो मैं अकेला ही बहुत हूं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में क्या अंतर है, ये एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है।
वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं? हरियाणा वाला छूटते ही बोला, बोला देख है देख। बस यही अंतर है जी। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहां बांस बजाया था। तो जो अंतर बांसुरी और बांस का है वही भाषा का अंतर है। लेकिन आप देखिए, गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने हरियाणा में ही दिया और हरियाणा वालों ने सीरियसली लिया। अच्छा, कृष्ण जी जानते थे कि हरियाणा वाले ही समझ सकते हैं, वो ये काम उत्तर प्रदेश में भी कर सकते थे, लेकिन वहां बांसुरी बजा के बहका दिया। लेकिन उनकी बांसुरी का असर अब तक वहां है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बांसुरी बजाई थी कृष्ण जी ने, उसका असर अब तक है। तभी तो वो IG पांड्या राधा होके नाच रहा है जी। खबर तो यहां तक आ गई होगी, वो पेड़ों से लिपट लिपट के। वो इसीलिए कि वहां बांसुरी बजाई थी। हरियाणा में गीता का ज्ञान दिया था तो उसका असर अब तक है। अब वो हरियाणा की मल्लिका शेरावत, उसने गीता के सार वाक्य को जीवन में उतार लिया। ये शरीर मिथ्या है। अच्छा देखो, बाबा रामदेव हरियाणा के, मल्लिका शेरावत हरियाणा की। मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव के पास योग सीखने गई। बताओ कैसे तो सिखाया और कैसे सीखा होगा। अरे नहीं, मैं आपको बताऊं, देखो वो तो योग पता नहीं कैसे सिखाया होगा, राम जाने। पर मल्लिका, एक बाबा और आए हुए थे बंबई में उन्हीं दिनों, उनके पास और गई। सोल टेस्टिंग बाबा बोले, मैं आत्माओं को ही टेस्ट करता हूं। मेरे सामने जो आएगा और जिसकी आत्मा में जरा सा भी कोई पाप आ गया, खोट आ गई, वो गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री चली गई। शाहरुख खान सामने गायब, बाबा जी के सामने आते ही पीछे पीछे अमिताभ बच्चन गायब, उनके पीछे अमर सिंह गायब। अब क्या, मल्लिका शेरावत, बाबा जी गायब। कर ले कोई, क्या करेगा। अच्छा, एक और पड़ोसी प्रदेश है वो गुजरात। हाँ, आप भाई गुजरात, मैं तो एक गुजराती परिवार में एक बार खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं मेरे पे क्या बीतती जी। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी। मैंने कहा भाई इसे खाऊं, सूंघूं, क्या करूंगा। तो इतनी छोटी कटोरियों में सब्जी जी, और वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी दही। जब तक हरियाणा में गिलास भर के छाछ नहीं मिले तो काहे की दही। अच्छा, रोटियां भी उनकी बहुत छोटी छोटी होती है जी। वो जब पहली रोटी आई तो मैंने कहा 20-25 खाऊं तब जाके बात बनेगी। लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वीं रोटी देते हुए बोला, बोला ये तो लेनी ही पड़ेगी। भाई बहुत अच्छे। नहीं, वो तो समझ लेना चाहिए साहब। देखो, गुजरात में जाओ तो आपको समझ, वैसे अपने गुजराती मित्र भी होंगे आज यहाँ पे। हाँ, नहीं है? हाँ, अरे साहब देखो, वो तो कमाल के है, चीज ही अलग है। अहमदाबाद वाला आदमी आपको कैसे समझ लेना चाहिए कि वो गुजरात का, अहमदाबाद का है। कोई ट्रेन जा रही हो तो यात्री के व्यवहार से समझ लो आप। जो चलती ट्रेन में उतर जाए समझ लो मुंबई का है, हमेशा जल्दी में। जो ट्रेन उतरने के बाद ठीक ठाक ढंग से उतरे, सब देख, मतलब भाई कोई ट्रेन रुक गई है सेफ, वो राजस्थान का है। ट्रेन रुकने के बाद सबका सामान देख के उतरे, मतलब अहमदाबादी है। क्योंकि हमारे दोस्त होते ही ऐसे हैं। वो एक गुजराती लड़की की शादी कर दी राजस्थानी परिवार में। अब आप देखो, लड़की गुजराती और दामाद मारवाड़ी। अब वो सासू जी मारवाड़ी दामाद के पास देखने चली गई कि लड़की का हाल कैसा है। तो लड़की का हाल देख के बोली, मारी लाख रुपया नी छोरी नु शू हाल की दू। दामाद बोला 50,000 में वापस ले जाती है क्या, लेके जा। बिजनेस पहले। लेकिन वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। वो एक गुजराती ससुर जी थे, बेटी के घर खाना खा रहे थे, तो अपने यहाँ रिवाज होता है जैसे खाना खा लो तो बेटी के यहाँ से ऐसे नहीं उठते हो, तो थाली के नीचे 20 रुपए का नोट फंसा दिया है। तो दामाद ने कह दिया नहीं नहीं। अरे बोले राखी लो, तुम्हारा इच्छा है।
बोले नहीं, बोले राखी लो, नहीं राखी लो। दामाद को गुस्सा है, बोली थाली 50 नीचे 20 रुपए फंसा के निकल रहा है। तो ये स्थितियां हमारे वहां कई पैदा हो जाती है साहब। अच्छा, उन स्थितियों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, जिंदगी में हास्य के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी करो हास्य पैदा हो जाएगा। अच्छा, पैसे देने में हास्य पैदा हो जाता है। आप कई बार देखते होंगे आदमी संवाद ऐसे बोलता है कि हास्य निकल आता है। आपने हमारे घरों में देखा होगा कि हम किसी के घर जाते हैं तो अब अगर कोई गिफ्ट्स नहीं ले जा पाए बच्चों के लिए तो रुपए हाथ में दे देते हैं बच्चों के। ऐसा अक्सर होता है इंडिया में। तो हमारे एक दोस्त ने ऐसा ही किया, वो बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं ले जा पाया तो दोस्त के बेटे को हाथ में पकड़ा दिए 100 रुपए। तो बच्चे का बाप बोला, बोले रख लो यार, तुम फॉर्मेलिटी करते हो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, आप बीच में मत बोलो, मेरा भी तो बच्चा है। अगले ने कहा 1000 रुपए ले जा, पार्टनरशिप की कंपनी मत खोल यहां पे। कुछ भी कर सकता है वो। फिर साड़ी लेके आया भाभी जी के लिए, चड्डा साहब साड़ी देने लगा। तो फिर भाई साहब बोले यार तुम फिर ले आए साड़ी, क्या करते हो तुम, ये साड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, आप बीच में मत बोलो, मेरा और भाभी का अलग रिश्ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले अलग रिश्ता है तो मैं बीच में नहीं बोलूं तो कौन बोलेगा। लेकिन आदमी बोलता है, समझ में नहीं आता, कुछ भी बोल देता है। पर हरियाणा में तो आदमी सीधा बोलता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का आदमी उल्टा ही बोलता है, लोग सवाल उल्टे कर देते हैं। भाई जैसा सवाल वैसा जवाब। वो बस अड्डे पे एक ने पूछ लिया, बोले बस रोहतक जाएगी क्या? ये आ गई चाय। हाँ, चाय भी तुषार भाई कान में बोल के गए अहमदाबाद की है। अब इससे समझ लेना चाहिए कि इसमें जो कुछ भी पदार्थ है वो कुछ भी होगा, चाय तो हो ही नहीं सकती। चाय आगे शैलेश तू बोल। ये देखो, ये हरियाणा वाला। तो मैं बता रहा था कि लोग सवाल उल्टे कर देते हैं जी। वो बस अड्डे पे एक ने पूछ लिया, बोले बस रोहतक जाएगी क्या? कंडक्टर बोला हाँ। बोले बाहर फट्टे पे तो सोनीपत लिखा है। बोला तू फट्टे बैठ के जागा, बस में बैठ के जागा? सही बात है। वो एक अर्थी जा रही थी जी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोले यो मर गया कि? अजीब सवाल है। और आपने देखोगे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक का में प्लास्टर बंधा हुआ था तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो अभी हम जब बंबई से आ रहे थे, सीधी फ्लाइट थी बंबई से सिडनी की, बीच उड़ान में एक ने पूछा, सिडनी जा रहे हो? भाई तुझे पैराशूट बांधे खड़े नजर आ रहे हैं क्या? लेकिन लोगों के सवाल उल्टे हैं। वो एक की भैंस कट गई रेल से तो उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर, क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमा ले जा रहे हैं इसने। हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, सवाल ऐसे करते हैं। आप देखिए डिनर अभी होगा, जब आप हाथ में खाने का डब्बा लेके खड़े होंगे तो कोई आगे कहेगा खाना खा रहे हो? बोले नहीं, फुटबॉल खेल रहा हूं, आजा सेंटर फॉरवर्ड। क्योंकि लोग ऐसे ही सवाल करते हैं उस देश के अंदर। बोले नहीं, बाजार घुमा ले आ रहा हूं। मैं बीच में छूट गया मेरा बाजार। बोले ना, बाजार घुमा ले आ रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कह दो तेरे घर छोड़ दे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था जी। तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। बेचारा हरियाणा का एक गरीब बेरोजगार, उसे नौकरी मिल नहीं रही थी कहीं, तो उसने सोचा बैंक से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 10-20 हजार का लोन मिल जाए, कोई काम शुरू कर दूं। बहुत गरीब था, पहुंच गया मैनेजर के पास। लेकिन हमारे यहां तो मैनेजर भी ऐसे सवाल करते हैं। उस गरीब छोरे से पहला ही सवाल ऐसा किया, बोले कोई जमीन जायदाद? बोला जी मैं कुछ समझा नहीं। बोले मकान वकान?
बोला हाँ 4 कोठियां हैं। और बोले व्हीकल, बोले 3 मारुति कार हैं, 3 जीप हैं। और बोले जमीन, बोला होगी 40-50 एकड़। तो मैनेजर बोला क्यों मजाक करे है? बोला शुरुआत तो तैने की थी। हो गया। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का एक युवा बेरोजगार। एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी। इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर, न ताल, न लय थी। बहुत अच्छे। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहां है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता नौकरी का खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? भाई बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे यहां बात सवाल जवाब की नहीं, आगरा चले जाओ तो प्रॉब्लम होगी। मैं तो चला गया आगरा, मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। एक से बढ़ के एक मिलते हैं हमारे वहां पे। अरे मैंने कहा चलने का? बोले 100 रुपया। मैंने कहा 100 नहीं 50 दूंगा। बोले 50 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। अपन अभी तैयार बैठे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, हमारे वहां आदमी ऐसे सवाल जवाब नहीं करता साहब, मारवाड़ में करता ही नहीं। शब्द तो वेस्ट कर ही नहीं सकता, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होती हमसे। पूरी दुनिया में हमारी कौम एक ऐसी है जिसे अगर चीज साफ भी करनी हो तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं। बहुत अच्छे। सही है कि नहीं भाभी जी? हम ही है बोले गंदा कपड़ा दे, बोले क्यों टेबल साफ करनी है। गंदे कपड़े से चीज साफ करने वाले लोग हम कोई चीज वेस्ट कर देंगे? और सवाल तो बहुत बड़ी चीज है, काहे को वेस्ट करें? हमारा आदमी डिसीजन दे देता है 1 मिनट में। सवाल नहीं हो, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था तो बीवी पति को बोली देखो जी तुम झूठ बोल रहे हो तो भगवान तुम्हें अभी उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूं तो अभी विधवा कर दे। बहुत अच्छे। अगले को 1.5 घंटे बाद समझ में आया, बोले मामला किसका साफ होना है। यह है इनडायरेक्ट अप्रोच। और आदमी सवाल भी कैसे, सवाल करे तो उसका जवाब मिल जाता है। ऐसा क्या, वो एक मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान की, मैं चला गया और अगले ने ऐसा सवाल किया कि समझ में आ गया तो आपको भी मजा आ जाएगा। मुझे बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बता रहा हूं ऐसा कर देते सब सवाल। मिस्टर यू आर स्टिल लाफिंग एंड आई डोंट नो, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। You are enjoying it? Okay. But let me tell you something in English also because ये वैसे ही enjoy कर रहे हैं जैसे हम अंग्रेजी फिल्म करते हैं। वो अंग्रेजी फिल्म में पास वाले को देखना पड़ता है, वो हंसे तो हम भी हंसे। उसमें क्या दिक्कत है? आज बदला लेने का अच्छा मौका है। वैसे मैं एक प्रोग्राम में गया, स्वामी जी जब क्या हुआ वहां पे, उस प्रोग्राम में चेन्नई में फंस गया मैं। बोले बाकी सब कवि तो ठीक है, एक संस्कृत का है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोले संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या? बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर सुना देंगे। जब उनको आती नहीं फिर क्या दिक्कत है? उसने अपना श्लोक पढ़ा, बोला स्त्री से चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। बहुत अच्छे। बोले देवो न जानती कुतो मनुष्यम। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान सका उसको कुत्ता क्या खाक जानेगा? But I must tell you something because you also enjoy, you know, he's a good friend of mine, you know, I went to his home and he has 2 daughters. So I said, it's yours? Yes. Bole, I have 2 daughters and both are girls. I know, sometimes people speak like that. You know, once what happened, somebody was he was trying to test me in English that do you know English? I said, yes, bit. So there was a girl standing by a pole, you know, electric pole. So he told me that call the girl in English here. That's what I know. So I said, come here. She came. Now, he told me that send this girl back in English. Now that's a problem. How to send a girl back? But I didn't know the English how to send back the girl to the electric pole, so I went to the pole. And I said, come here.
खैर ये तो इसने तो अंग्रेजी में किताब भी लिख रखी है जी, ये अंग्रेजी की है जी। हाँ, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। और हरियाणा का आदमी तो आप जानते हो, कोई दूसरी भाषा बोले तो उसका हरियाणवीकरण कर देता है। हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, बोले हाउ डू डू रहे, तो रह लगाते काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे, दूसरा बोला फाइन सू, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूं। बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। भाई कमाल है, बहुत अच्छे। नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी आदमी अपने हिसाब से बोले। हमें तो अंग्रेजी टीचर ऐसे पढ़ाते थे, मुझे एक ने टीचर ने खड़ा किया, बोले प्रिंसिपल साहब को देखा क्या? मैंने कहा नहीं सर। बोले ही जस्ट पास्ड अवे। एक सेकंड में काम कर दिया अगले का। हाँ, वो कुछ भी कर सकता था। मुझे तो पढ़ा रहे थे, खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ। मैंने कहा हो जाते हैं, व्हाट गोज ऑफ माय फादर। इसका हिंदी अनुवाद आप स्वयं कर लें। यह वो ब्रह्म वाक्य है जो हिंदुस्तान में अक्सर बोला जाता है और आदमी कभी भी बोल देता है। मैं खड़ा हो गया, बोले सुनो शैलेश, मैं एक वाक्य बोलता हूं, तुम भी बोलो। मैंने कहा सर वाक्य सुनाइए। बोले सुनो, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा सर ये क्या है, पहले तो समझाओ। बोले बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। सो सर, मैंने कहा व्हाट आई हैव टू डू? बोले सेम सेंटेंस ऐसा बोलो। मैंने कहा सर सुनिए, आपने कहा बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली बहुत अच्छे। ये होता है मारवाड़ी का इनडायरेक्ट तरीका, बिना कुछ वेस्ट किए अगले को समझा भी दिया कि अपना इंटरेस्ट किधर है, हम इंग्लिश की क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं। मारवाड़ी समझा देता है सब, बिना किसी काम के समझा। अच्छा, लेकिन मैं ही मारवाड़ी हूं ऐसा नहीं है, मुझसे ज्यादा बड़े हुए तो सिडनी में फंसे हुए हैं। यादव साहब का फोन आया, बोले इंडिया से सर आ जाओ। मैंने कहा आ जाएंगे, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, जरूर आएंगे। इनका फोन आया, डॉक्टर निहाल का फोन आया, जयेंद्र जी का, सबका एक ही काम कह रहे आ जाओ। असली बात पे कोई नहीं आ रहा, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल वेस्ट हो रही है, आ जाओ। अल्टीमेटली 5वें कॉल में अनिल यादव जी ने कहा, बोले सर क्या लेंगे? अरे मैंने कहा आपसे क्या क्या, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो। अभी टेम्पटेशन शो के लिए शाहरुख आया था कुछ समय पहले वर्ल्ड टूर पे, तो पता कर लेना क्या दिया था। उससे $100 कम दे देना, इससे क्या है मतलब, कुछ बार्गेनिंग थोड़ी है। मुझे क्या पता, मुझसे बड़े वाले बोले आ जाओ, वो 100 में ही आया था। क्या करेगा कोई, कर लो बात। कोई कुछ नहीं कर सकता साहब। ले अच्छा, ये आ जाओ बेटा। तुषार जी, एकल विद्यालय। तुषार जी के पास आगे आके बैठ गया, बस ये अच्छा है। बच्चे हैं आजकल के, ठीक ठाक बैठे तो ही ठीक है, वरना कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे तो मारवाड़ी बच्चा कुछ भी वेस्ट नहीं करता। मैंने एक को पूछा, मैंने कहा कहां पैदा हुआ था? बोले तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता? बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। ये कमाल की चीज है। कुछ भी, एक बच्चा गली में कुछ चबा रहा था, मैंने कहा क्या खा रहा? बोले बताने के 100 रुपए। बिजनेस एक्यूमेन, बॉर्न एमबीएस। मैंने कहा अच्छा 100 रुपए दूंगा, चीज क्या है? बोले अकल की दवाई। अब मैंने कहा दे, मुझे बहुत जरूरत है यार, रोज टीवी पे बोलना पड़ता है। बोले देने के 200। मैंने कहा अच्छा बताने के 100, देने के 200। मैंने 300 रुपए दे दिए। मैंने कहा दे अकल की दवाई। उसने चीज हाथ में रख दी। मैंने कहा तो च्युइंगम है। बोले आ गई ना अकल। बच्चे तो वाकई में लाजवाब है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल के बच्चे, और हरियाणा में तो बालकों का जवाब ही नहीं। वो क्लास में एक टीचर ने सवाल कर दिया, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास क्यों गई? तो एक लड़की खड़ी होकर बोली कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बहुत अच्छे।
ऐसे बच्चों को आप क्या करोगे जी? वो हरियाणा में गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, वो क्लास में एक टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया, हाँ तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो एक बच्चा जी 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा भैंस के छोरे ने कहे, कदे कुछ और समझ लो आप। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। सही बात है। नहीं, बच्चे जो हैं वो मास्टरों से ऐसा करते हैं। एकल विद्यालय में तो ठीक है स्वामी जी, बाकी हमारे वहां जो कई विद्यालय चल रहे हैं, वो हमारे गांव में पैरा टीचर छोड़ दिए 1200 रुपए में। तो क्लास में एक पढ़ा रहा था, बोले गंगा अरावली से निकलती है। वो एक जने पहुंच गए, वो बोले भाई मास्टर जी गंगा अरावली से क्यों निकाल रहे हो? बोले 1200 रुपए में तो वहीं से निकलेगी। बोले तनख्वाह बढ़ा दो, हिमालय से भी निकाल दूंगा। क्योंकि बच्चे ही ऐसे, टीचर भी ऐसे। वो कर दिया, एक टीचर ने बच्चे को कह दिया, बोले तू क्या करता है? तेरी उम्र में जो है, मैं जब पढ़ता था तो फर्स्ट आता था। बोले आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। हमें तो आप मिले हुए हो। मैं तो खुद मोटिवेटर हूं, तो बच्चों को मोटिवेट कर रहा था एमबीए क्लासेस में। व्हाट डू यू डू यार? मैंने कहा तुम्हारी उम्र में जब शास्त्री जी थे, तब नदी तैरकर पार कर लेते थे। एक खड़ा हो गया, बोले सर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे लटक गए थे। भाई बहुत अच्छे। अब कर लो इनको, आप क्या तो जवाब दोगे और क्या सवाल करोगे इनसे? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, मुझे नहीं मालूम यहां तक आते हैं कि नहीं। वो सास भी कभी है, आता है। हाँ, आप देखो उसमें वो 98 नॉट आउट। मैं उस टीवी इंडस्ट्री से हूं, तो मैं तो कई बार पूछता हूं एकता से, मैंने कहा अरे जाती क्यों नहीं है? इतना इसको लंबा कर रखा है। बोले यमराज जी को किसी ने पूछ लिया, बोले अभी तक गई क्यों नहीं? बोले मेकअप के चक्कर में। इतना मेकअप करके रहते कि उसके चक्कर में 3 दूसरी बुढ़ियां सलट गई, वो वहीं की वहीं है। तो ऐसे ऐसे सीरियल्स आते हैं, तो बच्चे बेचारे माँ बाप के साथ देखते हैं। तो ऐसे में माँ बाप अगर चैनल चेंज नहीं करते, मुंह घुमा लेते हैं। एक बच्चा 5 मिनट बाद बोला मम्मी मुंह कर लो, सीन गया। क्योंकि टीवी का काम ही ऐसा है। वो हमारे रामलाल जी पड़ोस में रहते हैं, वो टीवी देख रहे थे, शोले फिल्म आ रही थी। शोले बड़ी मशहूर फिल्म। अब उन्होंने कहा आज शोले देखते हैं। बच्चा भी पास में बैठ के देख रहा था। उन्हें क्या मालूम कि यार ये देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगा, वल्गैरिटी वॉयलेंस देखेगा। तो उन्होंने उसे चद्दर उड़ा दी, बोले सो जाए। अब उन्हें क्या मालूम वो आज के जमाने का बच्चा है, वो तो आप बक्से में बंद कर दो तो वहां से देख ले उसे जो देखना है। उन्होंने सोचा, सो गया। और शोले देखते देखते वो एकदम उनके हैंगओवर आ गया। अमजद खान का हैंगओवर आ जाता है। अपन भी पिक्चर देख के निकलते तो एक कंधा अपने आप ऊपर ही होते बाजू में। जिसको राजस्थान में कहते हैं डील में भैरू जी आ जाना। तो हैंगओवर आ गया, तो अपनी पत्नी को कहने लगे जरा चाय बना के तो ला। जब चाय बना के लाने लगी तो अमजद खान के अंदाज में ही कहा, बोले छमिया तनिक तो ठुमका तो लगाई दे। उन्हें क्या मालूम था बच्चे के भीतर धर्मेंद्र आ चुका है। उधार ये चद्दर का बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। नहीं, आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल करना भी नहीं चाहिए जी। आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं रह गए। मुझे ध्यान है, पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए, तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है। बोल के मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले गुप्ता अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और अग्रवाल अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले और शर्मा अंकल अपनी पत्नी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है।
नहीं, वो आजकल के बिट्टू है ही ऐसे। आपको शायद ध्यान होगा कि हमारे नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर को हम मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे पे। तो क्लास में टीचर ने पूछ लिया, बोले ये चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? एक बच्चा बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के ठीक 9 महीने बाद आता है। हाँ, बच्चे से पूछ लिया किसी ने, बोले लालू ने चारा खाया, इस वाक्य का फ्यूचर टेंस बनाओ। तो बच्चा बोला अब लालू दूध देगा। रेखा जी, ये टेंस वही वाला है जो मैं सुंदर हूं में था, जो आपको क्लास में पूछा गया था उस दिन। ये टेंस का हिंदी अगर आप पढ़ाओ या संस्कृत पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, वाक्यों का विन्यास अगर ठीक नहीं करो तो दिक्कत हो जाती है। हम बोलते वक्त ढंग से नहीं बोलते। आप, हमारी ग्रामर ऐसी है, हिंदी की हम ऐसे ही बोलते हैं। हमारे वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, बोले बाएं हाथ से चलिए। मैं उस इंजीनियर के पास चला गया, मैंने कहा चल के दिखा जरा। आदमी है मदारी है, बाएं हाथ से चलिए, कैसे चलेगा तू? आदमी बोलता है ऐसा। बस में अलग, बस स्टैंड में जाता है इंडिया में, मुंह घुसा के खिड़की में बोलता है, बोले जयपुर वाली गई क्या? वो कहता है जयपुर वाली गई, तू दिल्ली वाली के साथ चला जा। ना बस ये बोलता है ना बस वो बोलता है, और जो दोनों को सुनता है वो बेबस बाहर खड़ा रहता है। हम बोलते ही ऐसे, क्या करो सर? आदमी बोलेगा ही ऐसा। उसमें कोई, आपने कई बार देखा होगा दुकान पे लोग जाते हैं, हम पूछते हैं ना आलू कैसे दिए, टमाटर कैसे दिए। एक जना चला गया एक दुकान पे, बोले अंडे कैसे दिए। मैं बहुत अच्छे। बोले आप भाव पूछ रहे हो कि तरीका? बोले तरीके का मेरा क्या लेना देना, भाव ही बता। वो एक जने खराब अंडे ले गया तो वापस लौटाने आया दुकानदार को, बोले खराब अंडे दिए। बोले किसने दिए थे? बोले क्यों? बोले कितने बजे की बात है? बोले टाइम देख के देते हो क्या? बोले हाँ 12 बजे पिताजी देते हैं, 5 बजे मैं देता हूं, कभी कभी अम्मा भी दे के चली जाती है। अब कुछ भी नहीं है, वाक्य विन्यास है। आदमी बोलना कुछ और चाहता है, मुंह से कुछ और निकलता है साहब। ये सिर्फ शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि हम आधे अधूरे शब्द बोलते हैं। नहीं, ये तो शब्दों का ही प्रयोग है, लेकिन शैलेश तो कपड़ों के साथ प्रयोग करता है। एक दिन मेरे घर आ गया हाफ पैंट में। मैंने कहा यार हाफ पैंट में? बोले सैटरडे है हाफ डे। मैंने कहा भैया कल घर ही हो। कल मत आ जाइयो तू बस। हाँ, आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर दे टाइम के हिसाब से। अच्छा, कपड़े तो चीज भी ऐसी है, आदमी पहने लोग नाम ऐसे रख देते हैं। एक जने की मैंने कपड़े मिल का नाम देखा साहब, दिगंबर क्लॉथ मिल। एक खबर मैंने पढ़ी, बोले मल्लिका शेरावत ने एक टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया। आधे घंटे तो मैं ही हंसता रहा। मैंने कहा देखो क्या ढूंढा है, किस आदमी, मतलब किससे ढूंढा है। अच्छा, क्योंकि हमारे वहां ऐसा होता है साहब, आदमी प्रयोग कर रहा है भी, चाहे तो करता है और कर भी। एक आदमी थे, उन्होंने प्रयोग सोचा, बाल उड़ गए सारे, खूब प्रयोग किए कि निकल आए, नहीं हुए, तो अंत में 2 बाल बचे। तो जूनियर ने सीनियर से कहा, बोले क्यों ना हम आपस में विवाह कर लें, ताकि ये खेती लहला उठे। बोले कर तो ले, पर हमारे यहां बाल विवाह पर प्रतिबंध है। तो प्रयोग आदमी कुछ करना चाहे और हो कुछ जाए, उसमें क्या भरोसा साहब आदमी का? कुछ भी हो सकता है। कवि सम्मेलन में आदमी प्रयोग करता है। श्रोता आप तो बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, आनंद से सुन रहे हैं, तालियां बजाते हैं। कहीं तो आदमी, हम एक दोनों कहे एक प्रोग्राम, एक आदमी लट्ठ लेके खड़ा हो गया। हमने कहा भाई साहब कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, आप तो मेहमान हो, आप तो किए जाओ, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जिसने बुलाया है। तो अगर ऐसा हो तो ये डॉक्टर निहाल, ये अनिल यादव जी, शोभा यादव जी, ये सब सामने, और स्वामी जी तो खैर हमारे आदरणीय है, बुलाया ही है। जयेंद्र जी तो भारत चले ही गए। जयेंद्र जी तो हिंदुस्तान गए हुए हैं, अभी कल लौटेंगे। नहीं ऐसा नहीं, उनके कोई, वो आपको फंसवा के गए। हाँ। ये लो एक और बच्चा आया चिल्लाता हुआ। अच्छा, ये तो इसको आज आश्चर्य इसलिए हो रहा होगा कि माँ बाप को दोनों साथ हंसते हुए देख रहा है। ये तो शौक से बाहर नहीं आ पा रहा है। बोले ये हुआ कैसे? आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कभी। है ये आज बालकनी में नहीं है। सही बात है साहब, क्योंकि बच्चे तो कर सकते हैं साहब, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये जवाब ऐसे दे दे, सवाल ऐसे दे दो। मारवाड़ी की औलाद गिर गई एक बार,
तो घर पे आया, बोले माँ, ऐसा सवाल किया, बोले माँ मैं अगर पेड़ से गिर जाऊं तो तू क्या चाहेगी, मेरा शर्ट फट जाए या हाथ टूट जाए? अरे बोले भगवान हाथ क्यों टूटे, शर्ट ही फटे। बोले फिर वही फटा, गले मत पड़ना बाद में। नहीं, बच्चे तो कमाल करते हैं जी। वो मुझे ध्यान है, एक हेलीकॉप्टर में एक नेताजी, एक प्रोफेसर, एक बच्चा और पायलट, 4 लोग थे। तो अचानक पायलट ने सूचना दी, बोले हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है। दिक्कत यह है कि हमारे पास पैराशूट केवल 3 है, जिन लोगों की जान ज्यादा कीमती है वो कूद जाएं। इतना सुनते ही नेताजी कूद गए। बोले मुझे केंद्रीय समिति की मीटिंग में जाना है। पीछे पीछे एक पैराशूट लेके प्रोफेसर साहब कूद गए। तो बच्चा और पायलट रह गए। तो पायलट की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटे तुम देश का भविष्य हो, हमें तो मरना सिखाया जाता है, ऐसा करो ये पैराशूट लेके तुम कूद जाओ। बच्चा बोला अंकल ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सही बात है, हम दोनों बचेंगे, क्योंकि पैराशूट अब भी 2 बचे हैं, क्योंकि नेता जल्दी है मेरा बस्ता लेके कूद गए। नेता रहते ही जल्दी में हमारे देश का, इतने जल्दी में रहते हैं कि मेरे मोहल्ले के एक नेताजी आ रहे थे सामने से और रास्ता सकरा था। मैंने कहा सर रास्ता दीजिए। बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैंने कहा मैं देता हूं। ये इनडायरेक्ट तरीका है, कोई दिक्कत। अच्छा पैराशूट कई बार हो तो भी दिक्कत हो जाती है। मैं तो एक बार फंस गया था, बैंकॉक से आ रहा था, कोई पास में सज्जन बैठे हुए थे और एकदम टेक्निकल फॉल्ट हो गया। वो एयर होस्टेस आई, बोले ये प्लेन गिरेगा, आप तो पैराशूट लीजिए और कूदिए सब एक एक आदमी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी है। वो पास में बोला, बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में तो वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला था। टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन कई बार दिक्कत है, ऐसे आदमी कई बार काम भी करते हैं। एक क्रिकेट टीम का कप्तान था ऐसा ही, तो टॉस किया तो उसने जो मांगा, बोले हाँ यही। बाद में करेंगे, तू गाली वाला कर दे, गाली वाला कर दे। हाँ ये माइक की आवाज आ रही है भाई। तो माइक की आवाज जाती है और किसकी जाती है? अब देखो आवाज हमारी और इसने कहा माइक की। ये शब्द का प्रॉब्लम होता है। बोले कहां गए थे? बोले आटा पिसाने। अब आटे को इससे ज्यादा क्या पिसाएगा? क्या जमाया? बोले दही। जमता दूध है कि दही? हाँ बोले आप, मतलब सही बात है। हमारे हिंदुस्तान में आदमी बोलता है, बोले नल आ गया, और नल बाथरूम में पड़ा, वहीं पड़ा, कहां आ गया? नल में जल आ गया कि नहीं आ गया, ये पूछने की बात है। नल आ गया, लेकिन आदमी बोले मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, रास्ते में ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिया, घर की फिक्स लाइन से फोन किया। ये हमारे आदमी ऐसे सेंटेंसेस बोलता है, बोले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है। आदमी चला जाता है तो सेंटेंस ऐसे बोलता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी के पास भी आप एक समस्या लेके जाओ, अगले के पास दूसरी तैयार है। वो एक जना चला गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब तरह की बीमारी हो गई है, मुझे हर चीज 2 दिखती है। जैसे आप एक डॉक्टर है, मुझे 2 दिख रहे हैं। डॉक्टर बोला आप चारों को यही तकलीफ है क्या? अंदर से कंपाउंडर निकल के आया, उसका भी बाप था, बोले भीड़ क्या लगा रखी है, एक एक करके आओ। क्योंकि हमारे वहां मसला ही ऐसा है। वो आपने देखा होगा, हमारे कई क्वालिफाइड, आज यहां पे कई चिकित्सक हमारे उपस्थित होंगे हैं, लेकिन आप हमारे इंडिया वालों से मैच नहीं कर सकते। क्या सफाई से पेट में कैंची छोड़ आते हैं, फोर्सेप गोद छोड़ आते हैं। एक बार एक हाथी का ऑपरेशन हुआ तो बड़े डॉक्टर साहब बोले सब चीज चेक कर लो, सब ठीक ठाक तो है। नर्स बोली सर बाकी सब तो ठीक है, कंपाउंडर साहब नहीं दिख रहे। बेचारे को भेज दिया अनंत यात्रा पे। अच्छा हरियाणा में तो जो है वो डॉक्टरी भी वही कर सकता है जो हरियाणा का ही हो जी, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताता आकर, बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। बाप नहीं समझ सकता किसी का। वो दरअसल भाषा का एक अलग, बोली का अलग सौंदर्य होता है जी। वो एक हरियाणा में एक आदमी का मुकदमा चल रहा था, नया नया जज आया था भाई, हरियाणा ट्रांसफर होकर आया, तो उसी दिन संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे संपत्ति मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया भाई। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, गैलड़ क्या हुआ भाई? बोले भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो जज बोला भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बात कर रहा है जज से। वकील बोला देख ऐसा है, तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, बोले तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। बोले तेरी मां मेरे बाप के साथ आ जा, और 5-6 तू आ जा तो तू गैलड़ होगा।
बहुत अच्छे। भाई ने अगले दिन अपना ट्रांसफर करा लिया जी। वो एक महिला का तलाक का मुकदमा चल रहा था। अच्छा, जज भी महिला थी, तो महिला जज ने सवाल कर दिया, बोले रामकली तू ये बता कि तू अपने पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती? तो रामकली छूटते ही बोली, तू रह के देख ले एक दिन साथ में। एक हरियाणा के आदमी का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील ही नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया, बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। अच्छा, ये भाषा का ही सौंदर्य है। हमारे वहां इतनी भाषाएं बोली जाती है, उसके अलग अलग सौंदर्य से आनंद। अच्छा, वकीलों का तो क्या है, मारवाड़ में एक वकील ने, हमारे यहाँ बोर्ड भी अलग थे, लोग फीस लगाते हैं 2000 रुपया 5000 रुपया। उसने फीस कैसी लगा रखी थी, 2 सवाल 500 रुपया। मैं चला गया, मैंने कहा सर ज्यादा नहीं है क्या? बोले हाँ है, दूसरा सवाल। ये भाषाओं का सौंदर्य हमारे यहाँ बड़ा गजब का। मैं कैलकाटा गया पहली बार, तो एक मिले हमारे बंगाली भाई साहब, होंगे कुछ बंगाली मित्र हमारे यहाँ पे भी। बोले शैलेश जी बहुत अच्छा कविता सुनाया। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले शाम को भोजन पे आओ। मैं चला गया, मैंने कहा खाना वहीं खाएंगे। वहां देखा तस्वीर लगा रखी और कीर्तन कूट रहा। मैंने कहा भोजन? बोले चल रहा है ना। बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा मरवा दिया बंगाली। कहां है वो थाली? फिर थाली लाया सामने किसी तरह से, बोले रोशोगुल्ला खाबो। मैंने खाया, बोले कोका कोला खाबो। मैंने कहा रोशागुल्ला भी खाबो, कोका कोला भी खाबो, कुछ तो पीबो। शब का शब कैसे खाबो? अच्छा, वहां एक प्रॉब्लम और है, आप अम्ब्रेला को हम बोलते हैं छाता, वो बोलते हैं छाती। अब कल्पना कर लो आप आगे कि मान लो कोई महिला छाता लेके जा रही हो और उसे किसी को छाते में आमंत्रित करना हो। भाई आगे कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करते थे वो मेरे को। अच्छा, मैंने खाना खाया, मैंने कहा किस लिए बुलाया? बोले किसी का जन्मदिन में जाना है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोला एक शेर लिख के दो। मैंने कहा जन्मदिन में मैं क्यों लिख के दूं शेर? बोले लिख के दो। मैंने एक शेर लिख के दे दिया। मैंने कहा किसी के जन्मदिन में सुना देना। शाम को आया, बोले क्या लिख के दिया? जूता पड़ा। मैंने कहा जूता क्या, सीधा सीधा शेर दिया था, किसी के जन्मदिन पे तूने क्या सुनाया? मैंने लिख के दिया था ना गिला करता हूं ना शिकवा करता हूं, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूं। अगले ने कहा मैं सुना के आया, ना गीला कोरता हूं ना सूखा कोरता हूं, और तुम शाला मत रहो ये दुआ खोरता हूं। मैंने कहा जिंदा छोड़ दिया वो बहुत नहीं है क्या? क्योंकि भाषा का सौंदर्य है। आदमी प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ करता है। मैं तो गुजराती मित्र मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं साहब। उनकी भाषा का तो कमाल ही अलग है। आप कहोगे मेरा मूड बैड है, वो बोलेंगे बेड है। आज मैं बहुत सेड हूं, तुषार भाई शर्ट बहुत रेड है ना, ऐसा करते वो लोग। तो मैंने कहा किसी दिन तुम मरवा दोगे यार। मैंने कहा किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो डॉक्टर साहब मेरा ये टेस्ट कर लो। बहुत अच्छे भाई। मैंने कहा गली में जूता लेके दौड़ेगा, मैं क्यों कर लूं, तू ही कर ले। ये प्रॉब्लम है साहब। अब मैं बता रहा हूं, आप बिहार में चले जाओ, वहां व को ब बोलते हैं। जैसे आप नर्वस हो जाते हैं, वो नर्वस जाते हैं। हम नर्वसिया गए हैं। और मान लो किसी को यूज्ड कार का बिजनेस हो और मारुति वैन बेचता हो, और किसी को वैन खरीदनी हो, और वो जाके सिर्फ गाड़ी का एवरेज पूछ ले, इतने जूते पड़ेंगे साहब। बहुत अच्छे। मैं सही बता रहा हूं, इतने जूते पड़ेंगे। अच्छा स्वामी जी बंबई गए वहां तो कमाल, आप रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर पहला सवाल करेगा, बोले आपको शुगर होगा? बोले तेरा बाप को होगा, मेरे को काहे को होगा शुगर? अच्छा, मैं इंदौर मध्य प्रदेश के कुछ मित्र हैं क्या हमारे यहाँ पे? हैं? अरे साहब कमाल है वहां तो। वहां मात्रा उड़ा देते हैं। आप कहेंगे कॉलेज, वो कहेंगे कॉलेज।
बोले शैलेश भाई मैं आपके घर आया था, कॉलेज गए हुए थे, आपके घर लाख टंग रहा था। मैंने कहा क्या टंग रहा था? लाख। बहुत अच्छे। यहां तक तो ठीक था, मैंने कहा आप घर पे नहीं मिले, मैं राजवाड़े से निकल रहा था, मैंने सोचा एक गिलास लस्सी हेड़ लूं। यार आप बहुत देर से मजाक कर रहे हो, आप जाली हो। मैंने कहा तेरा बाप जाली होगा, मैं कहा को जाली हूं। 15 मिनट बाद समझ में आया। बहुत अच्छे भाई। मैं कर देता है सब आदमी। अच्छा हमारी बात समझने के लिए भी आदमी को दिक्कत होती है। मेरे प्रोग्राम में तो कई बार आदमी 3 बार हंसता है। एक बार तो इसलिए हंसता है क्योंकि पड़ोसी हंस रहा होता है। जैसे आज हमारे मेयर साहब हंस रहे हैं मस्ती से, सब लोग हंस रहे हैं तो आप भी हंस रहे हैं, तो एक बार तो इसलिए हंसता है, दूसरी बार तब हंसता है जब समझ में आ जाती है, और तीसरी बार प्रोग्राम में आदमी तब हंसता है यार पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस लिए थे यार। अच्छा कई हमारे देश में भी ऐसे, उनको मैंने हेरा फेरी फिल्म देखा है, ब्लैक दिखाने दे गया तब हंस रहा था। वो तब की अब चल रही है, वो देर से चलती है। वो हाँ, कईयों के देर से काम होता है। वो जो बता रहे थे ना ये करने वाले, वो ऐसे 2 जनों का झगड़ा हो गया था बस में। बिल्कुल दोनों ही ऐसे थे। किसी ने शांत कराया, बोले अब कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कहेगा। दोनों शांत बैठ गए। 10 मिनट बाद एक के मुंह से निकला साला। बोले कहा था तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले ये तो तभी की है, निकली अब है। पर ऐसो के निकल जाए तो भी दिक्कत हो। ट्रेन में जा रहे थे, एक जना ने दूसरे को, सामने वाले को पूछ लिया, मैं भी वहीं फंसा हुआ था। बोले भाई साहब टाइम क्या हुआ है? सामने वाले ने घड़ी दिखा दी, देख। फिर पूछा भाई साहब टाइम, फिर 3-4 बार कर दिया। फिर वो जो टाइम पूछने वाला था वो उतर गया। मैंने उसको कहा दूसरे को, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? अगले को बोलने में वैसी तकलीफ हो रही थी, अब बार बार घड़ी आगे करते हो, बोल नहीं सकते थे? बोले मैं बोलता तो जूते तू खाता। क्योंकि अपने यहां तो आदमी कुछ बोले ना बोले तो ठीक। यादव साहब क्या लिख रहे हो आप? ये वो वोट ऑफ थैंक्स। हाँ। वो हम ही दे देंगे आपकी तरफ से। हमने जो आपका यहां आके सम्मान बढ़ाया है वो सब कर देंगे। क्योंकि आदमी लिखा हुआ भाषण पढ़े तो दिक्कत होती है। हमारे शहर में एक नेताजी खड़े हुए, बोले भाइयों और बहनों कौमा। कहना चाहता हूं कि डैश, हमारा देश इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ, तरक्की कर रहा है इन्वर्टेड कॉमा समाप्त, और इसके लिए हमें सबसे आगे बढ़ना होगा खड़ी पाई। अब ऐसा भाषण पढ़ दो तो भी दिक्कत। तो चलो आप तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो, चिंता हाँ। नहीं। और राय देने वाली भाभी जी हैं ही बराबर में। हाँ। बस इन राय चंदों से बचना जरूर चाहिए। हाँ। कुछ भी ये राय देने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। वो एक हमारे मोहल्ले में एक ने मिठाई की दुकान खोली। किसी ने राय दी, बोले बोर्ड लगवा, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। अगले ने बोर्ड लगवा लिया। अगले दिन से राय चंद शुरू हो गए। एक पहुंच गया, बोले यहां से क्या मतलब है भाई, उस केमिस्ट के यहां भी मिलती है? बोले नहीं। बोले सबको पता है यहां मिलती है, यहां शब्द फालतू है, हटा इसे। हटा दिया भाई, हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। वो एक पहुंच गया, बोले रात को 2 बजे भी देता है। बोले जी 2 बजे तो दुकान बंद रहती है। बोले फिर हमेशा का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले ताजी मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले बासी भी रखता है? बोले नहीं जी ताजी रखता हूं। बोले ताजी लिखने से भ्रम पैदा होता है। बोले क्या करूं? ताजी भी हट गई, मिठाई मिलती है। एक पहुंच गया, बोले पान पराग और रजनीगंधा कुछ है तेरे पास? बोले नहीं मिठाई है। बोले फिर दिख रही है ना यार, ये लिखवाने की क्या जरूरत है? बोले क्या करूं? अब रह गया मिलती है। भाई बहुत अच्छे। वो एक और पहुंच गया, बोले क्या मिलती भाई? कंफ्यूजिंग है। हाँ, क्या मिलती? बोले क्या करूं? बोले मिलती। बोर्ड पर रह गया सिर्फ है। वो एक 9:45 बजे करीब टुन्न अवस्था में पहुंच गया। मैं बोले है क्या?
बोले है तो नहीं है, बोले है नहीं है तो फिर ये है क्यों है, जब है नहीं तो है क्यों हटा। वो भी हट गया, एक और पहुंच गया, देख रहा था बोर्ड, बोले कमाल है यार, आप सब कुछ हट गया, आप क्या देख रहे हो। बोले मैं देख रहा हूं बिना वाक्य के पूर्ण विराम। बोले इसका क्या करूं, बोले इसे भी हटा। अगले दिन एक और पहुंच गया शैलेश जैसा, बोले कमाल है यार, इतनी बढ़िया दुकान खुली हुई है, मिठाइयां सजी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। भाई बहुत अच्छे। तो इन राय चंदों से बचना चाहिए भाई। नहीं, राय देने वाले हमारे राय भी ऐसी देते हैं। और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बोले अच्छा कैसे हुआ, बोले खड़े ट्रक में घुस गया था। बोले खड़े में क्यों घुसे मतलब अगली बार चलती हुई में घुसे, ताकि राय सुनने के लिए रहे ही नहीं। वो एक आदमी का मशीन के अंदर हाथ आ गया साहब, वो हाथ कट गया तो कहीं पहुंच गए ऐसे, हाथ कट गया, बोले हाँ, ओहो कौन सा हाथ कटा, बोले लेफ्ट, बहुत अच्छा हुआ लेफ्ट ही कटा, राइट कटता तो मुश्किल हो जाती, खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती। शाम तक 10 से सुन लिया उसने, 11वीं बार में उसे गुस्सा आया, बोले ना गया तो राइट ही था, मुझे लगा प्रॉब्लम हो जाएगी तो निकाल के लेफ्ट घुसा लिया मैंने। क्योंकि हमारे यहां कोई आदमी राय देगा तो ऐसी देता रहा। अच्छा, हमारे देश के अंदर सबसे आसान काम राय देना ही है। वो एक बुढ़िया गिर गई कोई सड़क पे तो कई लोग इकट्ठे हो गए, अरे बोले मिर्गी का दौरा पड़ा है, जूता सूंघाओ। दूसरा बोला नहीं नहीं, देखो सेलेक्टिव लिसनिंग करने वाले लोग कैसे होते हैं, राय दी। वो दूसरा बोला नहीं नहीं गरम गरम दूध पिलाओ, तीसरा बोला नहीं 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 इसको पानी मारो, चौथा बोला हॉस्पिटल ले जाओ, पांचवा बोला जलेबी खिलाओ, छठा बोला नहीं गर्दन दबाओ। एकदम बुढ़िया ने आंख खोली, बोली जलेबी वाले की बात भी सुनो यार। सब अपना ही अपना किए जा रहे हो। तो राय भी आदमी ढंकी दे तो समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब राय आदमी गड़बड़ देगा तो चीजें गड़बड़ देगा। बोले हे वाला पहुंच गया, किसी हे वाले को किसी ने राय दे दी, बोले चला जा तो देखे। हे वाले ने रात को दारू की दुकान वाले का फोन किया, बोले दुकान कब खुलेगी, और बोले सुबह 9 बजे खुलेगी, बोले नहीं कब खुलेगी, अरे बोले सुबह 9 बजे खुलेगी यार, बोले दुकान कब खुलेगी, अरे भैया 9 बजे खुलेगी तब दुकान पे आ जाना, बोले दुकान के अंदर से ही तो बोल रहा हूँ यार, इसलिए पूछ रहा हूं। बोले इसीलिए पूछ रहा हूं, खोल दे मेरा बाप। अच्छा, ये जब हरियाणा में जब नशाबंदी हुई जी, तो बहुत बुरी स्थिति हुई है हरियाणा में उन दिनों, बीच में हुई थी कुछ महीनों के लिए। तो एक मिला मुझे बहुत दुखी, मैंने क्या बात है, बहुत दुखी है। बोले जब से नशाबंदी हुई है जी नहीं लागता। मैंने कहा भाई राम का नाम लिया कर, बोला कोशिश तो बहुत करूं पर मुंह तो रम ही रम निकला है। अच्छा, नशाबंदी के दिनों में हरियाणा में एक आदमी ने अपनी आंख दान कर दी, तो दूसरा बोला भाई बड़ा बढ़िया काम किया था, तू तो कर्ण का भतीजा हो गया। एक बार बताइए, आंख दान करने का कोई पछतावा तो नहीं होता, कोई तकलीफ तो नहीं होती। वो बोला मैंने क्या तकलीफ होगी, तकलीफ उसने होगी जिसके लगेंगी, क्योंकि बिना एक बोतल पिए तो ये खुलती कौन है। अच्छा, आदमी इसमें पीले तो कई बार पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है। वो एक भिखारी मंदिर के बाहर चला गया, बोले कोई भगवान के नाम पे कुछ देगा, किसी ने चवन्नी अठन्नी नहीं डाली साहब, उठा गुरुद्वारे के बाहर गया, वहां किसी ने कुछ नहीं दिया, चर्च के बाहर चला गया, कहीं कुछ नहीं मिला, थक हार के एक बार के बाहर आके बैठ गया और किसी से कुछ नहीं मांगा। अंदर से जो निकल रहा वो कोई 200, कोई 100, कोई 50। भिखारी ने ऊपर देखा, बोले भगवान तू भी बहुत गजब की चीज है यार, रहता कहां और एड्रेस कहां का देता है यार। बहुत अच्छे। तो उसमें तो आदमी जो न करे वो ठीक है साहब, पता ही नहीं चले कब क्या उसमें पिनक में कुछ कर जाए आदमी। वो एक लहराता हुआ पहुंचा अपने घर, तो बीवी ने कहा बहुत सुबह बात करूंगी तुझसे। बीवियां करती है ऐसा, कमाल की करती है साहब, है नहीं यादव, मिसेज यादव एक्सपीरियंस कैसे नहीं होगा, 3 दिन से आपके यहां रह रहे हैं। यादव साहब का सर भी देखा है हमने। देखो उठ के निकल लिए, जैसे ही बारी आई उठ के चले गए। वो हमारे एक दोस्त ऐसे बोले, कल मेरी बीवी घुटनों के बल चलती हुई मेरे पास आई। बोले क्या कहा, बोले कहा पलंग के नीचे से बाहर तो निकल। हाँ नहीं वो ऐसा कर देती है। तो मैं कहा था, वो आपकी बात में बीच में ऐसे ही होता है। वो तो बीवी ने पूछ लिया, बोले बड़ा टुल लाया, बोले रात को गलत कंपनी में फंस गया था।
बोला गलत कंपनी कैसी? बोले 4 दोस्त थे, 1 बॉटल थी, 3 पीते नहीं थे। बहुत अच्छे। कर ले, क्या करना है उसका। वो 3 औरतें आपस में बात कर रही थी। हाँ 3 औरतें बात कर रही है, एक बोली हमसे अच्छी तो विधवाएं हैं। तो दूसरी बोली भाई विधवाएं हमसे अच्छी कैसे हो गई? तो पहली बोली कम से कम उन्हें यह तो पता है कि उनके पति कहां हैं। सही बात है। लेकिन आप कल्पना करो कि कोई लेडी पॉलिटिशियन हो, ठीक है ना, एक लेडी पॉलिटिशियन थी और वो विधवा हो गई। कोई हो जाता है तो विधवाओं के संगठन में भाषण देने गई, तो पॉलिटिशियन ने कैसे भाषण शुरू किया? मैं बहुत समय से इच्छा थी कि इस संगठन को ज्वाइन करूं। अब आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कर देते हैं साहब काम। करते हैं। मैं अपनी पत्नी को ताजमहल घुमाने ले गया। हाँ। तो ताजमहल देखते ही बोले आप ऐसा मेरे लिए बनवाओगे? मैंने कहा देख प्लॉट तो खरीद लिया, अब देर तेरी तरफ से हो रही है बस। हाँ सही है। पत्नियां ऐसे जवाब देती है। मैं गोवा घुमाने के लिए ले गया तो चर्च में ईसा मसीह थे, उसने श्रद्धा के हमारे पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती। बोले तू भी लटक जा। तो हमारे वहां जवाब, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करते। वो गुजराती पत्नी ने अपने पति को कहा, बोले आज मेरे कान में कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ नरम, कुछ गरम, कुछ स्वादिष्ट सा बोलो ना। अगले ने कहा ढोकला। कर ले मोहब्बत। सारे मोहब्बत का नशा हिरण कर दिया अगले ने एक शब्द में। लेकिन ये मोहब्बत तो फिर भी कुछ कुछ मोहब्बत थी। हरियाणा में तो मोहब्बत भी हास्य रस में होती है जी। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। इससे ज्यादा प्यार दिखा ही नहीं सकते जी हम। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए की दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी मां भेज देगी मैं दही लेना? सही बात है। मैं जानता हूं ये सारे दही लाने वाले बैठे हैं यहां स्वामी जी को छोड़ के। स्वामी जी आप बहुत बचे हुए हैं साहब, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन हरियाणा के तो स्वामी भी साधु वैसे ऐसे ही हो हैं जी, मस्त। नहीं सच्चिदानंद जी भी तो लेकिन ये तो एक मिशन लेके चल रहे हैं जी। हरियाणा के जो साधुओं के बाकुओं के मिशन है वो हम जानते हैं। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धुनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। और जब प्रेम चरम पर पहुंचता है तो और हास्य की स्थिति पैदा होती है जी। वो हरियाणा के गांव में एक बाबा जी आए हुए थे तो एक पति पत्नी के कोई औलाद नहीं थी। तो बाबा जी बोले मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, तुम्हारे नाम का दिया जलाऊंगा, भगवान ने चाही तो औलाद हो जाएगी। 12 साल बाद बाबा उसी गांव में वापस आया तो देखा वो महिला 11 बच्चों से घिरी हुई है। बोले तुम्हारे हैं? बोले हां जी। बोले इसका मतलब मेरा दिया जलाना सफल रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। बोले इन बच्चों का बाप नजर नहीं आ रहा। बोले जी वो बद्रीनाथ गया है। बोले क्या करने? बोले दिया बुझाने हैं। ज्यादा तो हमारे यहां प्रेम की यही स्थिति है जी। हाँ होता है जी, ऐसा ही होता है। दिया आप देखो गलत जगह गलत चीज मांगोगे तो ऐसा ही होगा। अब एक आदमी की शादी नहीं हो रही, हनुमान जी के मंदिर में चला गया।
हनुमान जी निकल के आ गए बाहर, बोले एडवांस ले जा, तेरे से पहले तो मैं बैठा हूं। हो गई तो बीवी खो गई, खोई तो भगवान राम के मंदिर में गया और बोले बीवी खो गई साहब मिलवा दो। अब के राम जी निकल के आ गए, फिर गलत जगह आ गया। अब हनुमान जी के पास जा, मेरी खोई थी तो वही ढूंढ के लाया था। वो बीवी खोने पे मुझे ध्यान है, वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले जी, दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूं। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, नीली आंखें, रेशमी बाल, मोतियों जैसे दांत, बस ऐसी थी, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं। तेरी कैसी थी? बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। क्योंकि ये सहयोग होता है, देखिए सहयोग की भावना होती है। हमारे वहां तो मारवाड़ में एक औरत का पति खो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जिस कार्यक्रम में भी ये लाइन बोलता हूं, वहां उपस्थित महिलाओं के दिल में सिर्फ एक ही शब्द उभरता है, काश। पति खो गया, थाने में रिपोर्ट कराने चली गई तो सहेली को साथ में ले गया। आप पॉजिटिव अप्रोच देखो औरत की, लेके गई सहेली साथ में। पूछा थानेदार ने पति कैसा था? बोले जी 6 फुट 3 इंच हाइट थी, होंडा सिटी कार थी, जेब में 50,000 कैश और 10-20 क्रेडिट कार्ड, बहुत हैंडसम दिखता था। सहेली ने कौन ही मारी? बोले किसका बता रही है? लेकिन आप औरत की पॉजिटिव अप्रोच देखो और बोले गया सो गया, आए तो डंका। बहुत अच्छे, ये पॉजिटिव अप्रोच है। हम लोग इतने पॉजिटिव है। मेरे घर पे एक लड़का आया, मैंने कहा क्या ब्लड ग्रुप है? बोले बी नेगेटिव। मैंने कहा गेट आउट, बी पॉजिटिव। वाई टू बी नेगेटिव? हमारा इतना पॉजिटिव होता है, कोई मर गए तो जलाने के लिए चले गए लोग, तो 80 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने उनसे ही पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 80 साल। बोले अब घर जाके क्या करोगे? चाहोगे, आओगे, टाइम वेस्ट करोगे। ये देखिए, ये मारवाड़ी की पॉजिटिव अप्रोच होती है। हम इतने पॉजिटिव होते हैं साहब कि कुएं में गिरता है तो नहाने के लिए साबुन मांग लें। और हरियाणा वाले उतने नेगेटिव हैं। हाँ। हम ये इतना पॉजिटिव नहीं होते। वो 2 अफ्रीकन और एक हरियाणा वाले शिव जी की पूजा करने लग गए जी। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले वर मांग। तो अफ्रीका वाला बोला जी मुझे गोरा कर दो। भगवान ने गोरा कर दिया। दूसरे से पूछा, बोलो देखा बड़ा सुंदर लग रहा, बोले मुझे भी गोरा कर दो। उसे भी गोरा कर दिया। हरियाणा वाले से पूछ लिया, बोले तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन सालों को फिर से काला कर दो। हाँ, वो व्यापारी नहीं होता ना, उसकी जगह मारवाड़ी होता, तो काला करवाने के बाद पूछता वापस, बोल कराऊं वापस गोरा क्या देगा? कर देता काम साहब। अच्छा, शिवजी को लोग बहका बोले भंडारी, उनको कुछ कह भी देते तो मान जाते हैं। शिवजी को एक दिन किसी ने कहा, बोले यार क्या यहां भांग पीते रहते हो, कभी नीचे जाओ देखो क्या चीज बनी है। और शिवजी बोले, कह दिया, उतर आया नीचे और किसी बार के बार चले गए। बोले क्या है भैया बता, मेरे को सब लोग कह रहे हैं कोई चीज बनी है। तो उसने एक शिवाज रिगल की बोतल दे दी। अब उन्होंने गट 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 लगा लिया। वो जिन्होंने जमाने का विष पिया उनके क्या फर्क पड़े, दोनों टांगों पे खड़े हुए। बार टेंडर परेशान, बोले ये कौन आ गया यार? पहले तो कॉस्ट्यूम देख के घबरा गया, फिर बोले जैसे एक बोतल से फर्क नहीं पड़ा, वो कौन है? बोले और कोई ब्रांड है? रम दे दी, जिन दे दी, कुछ नहीं हुआ साहब। बार वाला परेशान, बोले चीज कौन है? अंत में एक बियर दी, वो भी पी गए। फिर बार वाले ने पूछा, बोले भाई साहब आप हो कौन? बोले मैं भगवान शिव हूं। बोले अब चढ़ी तेरे को। बहुत अच्छे भाई। हमारे मेयर साहब जी, ओके, यू हैव टू लीव। थैंक्स वेरी मच फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। You should give a very, very big round of applause at the time which he has given to us. And right. मौका निकल के साथ निकल लिए। जैसे मौका देखा 2 श्रोता और साथ में निकल लिए। बोले ये ठीक मौका है करता। ये तो आपने बिल्कुल टाइम पे आ गए। बाकी कई बार जब कैलकाटा में हमारे जो प्रोग्राम होते हैं तो 7 बजे, मतलब 7 बजे शुरू, हमारा ही दोनों का प्रोग्राम, हम 7:10 पे पहुंचे हॉल में, दरवाजा बंद। वो वॉचमैन बोला अंदर नहीं जान दूंगा।
अरे मैंने कहा हमारा ही प्रोग्राम है। बोले तुम्हारे बाप का हो? बोले एक तुम्हारे चक्कर में दरवाजा खोल दे और बाकी सब निकल के भाग गए तो। लेकिन भारतीय संस्कृति तो लेट आने की है जी। आपने हमारी संस्कृति का निर्वाह नहीं किया, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। आप देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सारे भारतीय बचे थे। तो हमारा लेट जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं हम टाइम पे चले जाए तो आदमी क्या। और हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तानी आदमी का कमाल होता है सब, वो जहां जाता है अपनी संस्कृति साथ लेके जाता है, तो कमाल होता है। मैं बता रहा हूं, अब आपके यहां इतनी कारें चलती है साहब, एक आदमी हॉर्न नहीं बजाता। लगवाए मतलब क्यों कंपनी वालों ने यूं ही दे रखे हैं? इंडिया में कोई खूबसूरत सी लड़की जा रही है, पास में हॉर्न नहीं बजा, उतर के थप्पड़ मार दे। बोले नोटिस ही नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ तो पीछे लिखा रहता है हॉर्न प्लीज प्लीज। हाँ एक दिया काय के लिए हॉर्न? निवेदन करते हैं, निवेदन। इंडिकेटर दे के मोड़ दिया, जब तक आदमी हाथ यूं करके मुड़े नहीं तब तक आनंद आता है क्या? वो हमारे एक साइकिल लेके आगे जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। कर ले कुछ आदमी, कुछ बोलता है, मस्ती से बोलता है। एक जना आया, बोला आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा? अब उसको हो गया तेरे आते ही। कई बार पूछ लेते हैं, आप भाई साहब आप कवि हो क्या? अच्छा ऐसा प्रोग्राम के बाद में पूछते हैं। तो ये दिक्कतें हमारे वहां बहुत अक्सर होती है। कई दिक्कतें हो जाती है साहब। वो एक बोर्ड पे लिख दिया किसी ने, टीचर ने क्लास में आया, लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग लिख दी और बच्चे को खड़ा किया, बोले बोलो। अब एक जना खड़ा हुआ, बोले क्या लिखा? बोले इलेक्ट्रिसिटी। अरे बोले प्रॉब्लम है यार तेरे तो। बोल इलेक्ट्रिसिटी। बोले इलेक्ट्रिसिटी। और बोले बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, घर से बुला के ले आ किसी को। माता जी आई दूसरे दिन, बोले क्या हुआ सर? बोले इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। बोले आप भी गजब कर रहे हो, इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी कैपेसिटी क्या है? मास्टर बोला यार प्रॉब्लम तो मतलब बल्ब में प्रॉब्लम नहीं है, तो स्विच ही गड़बड़ चल रहा है। बोले घर में इसके पिताजी है? बोले हाँ। दूसरे दिन पिताजी है, बोले पिताजी क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी और आपकी बीवी कैपेसिटी, क्या चक्कर क्या है? अरे बोले साहब बहुत छोटी सी बात है, पर आप उसकी कोई जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी कर रहे हो। मास्टर बोला है तो केबल लाइन में फॉल्ट चल रहा है। बोले घर में कोई और बचा? दादाजी बचे, वो छड़ी टेकते हुए। दूसरे दिन बोले क्या भाई बेटा पब्लिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और ये कैपेसिटी हो है क्या? अरे बोले साहब आप भी किनके मुंह लगे, इन जाहिलों ने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। बहुत अच्छे। ये प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन की है। प्रोनाउंसिएशन हमारे कई दोस्त हैं जैसे श को सब बोलते, बोले शैलेश भाई बहुत अच्छा शो किया। मैंने कहा शाबाश तूने कमाल कर दिया। लेकिन श को स बोलता है तब तक तो ठीक था, स को श साबुन। मैं उसके घर गया, उसे कहना था सिट डाउन। मैंने कहा कहां पे? बोले सोफे पे। मैंने कहा सोफे पे? डॉक्टर साहब बोले हाँ। बोले हम तो सब सोफे पे। अगला वाक्य बोला मैं भाग खड़ा हुआ। उसे कहना था कि यार बहुत दिन हो गए हैं, कम लेट अस सिट टुगेदर। बहुत अच्छे। मैं 3 किलोमीटर तक नजर नहीं आया। मैंने कहा इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। प्रॉब्लम है तुषार भाई, ऐसा करते हैं लोग। यादव साहब आप बहुत टेंशन में वोट ऑफ थैंक्स के पहले हैं। स्वामी जी कुछ अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं। और स्वामी जी को हम क्या सिखाएंगे साहब अध्यात्म के बारे में, क्योंकि हमारा अध्यात्म तो है जैसा है। हम तो खुद उनसे सीखने के चक्कर में। तो क्योंकि हमारी फिलोसफी अलग है साहब। हमारी फिलोसफी तो बिल्कुल, हमारा अध्यात्म एक ही है मारवाड़ियों का। तुषार भाई कहने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही अध्यात्म है। जब तक जेब में सब कुछ है सारा अध्यात्म ठीक है। वो कुछ नहीं है तो काय की दुनिया, काय की देह, काय की काया और काय का अध्यात्म। निकल वाले जेब से कोई है? हाँ, वो हमारा तो अध्यात्म ऐसा है कि आंखें तेरी हो और आंसू मेरे हो, दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो, और खुदा करे कि अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो।
इसमें शैलेश लोढ़ा का कोई कसूर नहीं है। दरअसल जब से आरएस लोढ़ा को बिरला जी की संपत्ति मिली है, हर एक लोढ़ा यही चाहता है कि बिजनेस दूसरा करे, इनकम उसकी हो। तो ये कास्ट का नहीं, तो बिजनेस एक्यूमेन है इसमें। क्या मारवाड़ी से ऐसे कोई होता है कि साहब खर्च करा ले? सवाल ही नहीं। वो मारवाड़ी जी एक ट्रेन में फंसा हुआ था, फंस गया, और ऊपर दो बैठे हुए थे हमारे पंजाबी दोस्त दोनों, और मैं ही था। मैं क्या बताऊं आपको, फंसा हुआ। एक ने दूसरे को बोला यार ये ट्रेन की चेन खींच देते हैं आज, ये जंजीर। दूसरा बोला नहीं चाचे दिक्कत हो जाएगी, जंजीर खींचना 500 रुपए जुर्माना लगता है। बोले कोई बात नहीं देखी जाएगी, 300 रुपए मेरे पास है। बोले 200 तो मेरे पास भी है। बोले फिर आज शौक पूरा कर ही लेते हैं। दोनों ने खींच दी जंजीर। वो गार्ड आया, बोले जंजीर किसने खींची? मेरी तरफ इशारा कर दिया। बोले इसने, ये मारवाड़ी मेरे को खड़ा किया। बोले ये अध्यात्म हमारा। बोले तुमने खींची? मैंने कहा हाँ साहब खींची। क्यों? बोले मैंने कहा मेरे पास पैसे थे, इन्होंने ले लिए। 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। सारी फिलोसॉफी समझ में आ गई एक बार में। अच्छा, फिलोसॉफी के जो प्रोफेसर होते हैं वो भूल जाते हैं। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आ जाए। उनके घर पे एक बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। तो एक स्टूडेंट ने पूछ लिया फिलोसॉफी के प्रोफेसर से, बोले सर घर पे क्या हुआ है? बोले एक लड़का है और एक लड़की है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। वो एक होटल में ठहरे फिलोसॉफी के प्रोफेसर, तो होटल चेकआउट कर दी। वापस आए तब तक एक जवान जोड़ा ठहर चुका था वहां पे, अपनी छाता भूल गए वहीं। वो रिसेप्शन पे आया, बोले यार वो कमरा, बोले वो तो दे दिया है हनीमून मनाने वालों को। और मेरा छाता अंदर है। बोले आप जाके चेक कर लो। दरवाजे पे गए तो अंदर से आवाज आ रही थी। बोले प्रिय ये होठ किसके हैं? पति बोला, पत्नी बोली तुम्हारे। बोले ये केश किसके हैं? बोले तुम्हारे। ये सुंदर सी नाक किसकी है? तुम्हारी। प्रोफेसर बोले छाते की बारी आए तो याद रखना वो मेरा है। अंदर नहीं कर लो इतनी देर में। तो हमारा अध्यात्म एक ही है साहब, मस्ती और आनंद। पैसा ऐसे खर्च नहीं करते हम चड्डा साहब, कर ही नहीं सकते। मेरे निकलवा ले जेब से कोई 2 रुपया। मेरे घर पे आया एक आदमी स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने, मैंने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या लगेगा बता, और मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। एक आदमी बोले पैसा चाहिए। मैंने कहा किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। मैंने कहा बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहां के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल। जहां जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। काहे का पैसा? गेट आउट। वो बच्चन साहब सारे देश में आपको याद होगा पूछते घूम रहे थे अभी इन दिनों, 2 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? देखा होगा आपने केबीसी। मैंने कहा पूछ किसी मारवाड़ी से, मैं बताता हूं क्या करेगा। और फिल्म सिटी में हमारी शूटिंग चल रही थी, मेरी वाहवा की और उनकी केबीसी की आसपास। उस दिन मिल गए, बोले शैलेश जी 2 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा गिनूंगा। और आदमी क्या करेगा साहब? वो हरियाणा वाले से पूछ लिया अमिताभ बच्चन ने, बोले 2 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? बोले तब भी मैं कुछ करूंगा। हाँ सही बात है, सवाल ऐसे करते हैं। वो अमिताभ बच्चन साहब ने पूछ लिया अभी किसी को गेम शो के अंदर, उसी केबीसी में, बोले बताओ लालू जी के कितने बच्चे हैं? A 8, B 9, C 10, D 11। वो बोला B 9। बोले लॉक कर दूं? बोले जल्दी कर दे। उसका कोई भरोसा नहीं है, 3 सेकंड में आंसर गलत कर देगा अगला। वो अभी लालू जी का एक फोटो छपा अखबार में, वो भैंसों के बीच में लालू जी थे। किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया और अखबार में छाप दिया। नीचे कैप्शन बहुत बढ़िया था, भैंसों के बीच में लालू जी थे, नीचे कैप्शन था बाएं से चौथे लालू प्रसाद यादव। तो लालू जी तो हमारे कमाल की चीज है। वो अभी रेल मंत्री, आपको ध्यान हो तो शायद, हालांकि होना तो ना जेल मंत्री चाहिए, पर रेल मंत्री हैं वो। रेल मंत्री तो अभी उनको किसी ने कह दिया, बोले इतनी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। शास्त्री जी की जब रेल मंत्री, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के पहले रेल मंत्री थे। बोले लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे तब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने इस्तीफा लिख दिया था। और आप? बोला हम चला रहे थे। कहा का इस्तीफा? वो चीज ऐसी है। वो जयललिता जी अपनी बकरी घुमा रही थी सुबह सुबह, तो लालू जी सामने आगे बोले भैंस को कहां लेके जा रहे हो? बोले दिखता नहीं बकरी है। बोले तुमसे कौन पूछ रहा है? मैं बहुत अच्छे भाई, मैं एक काम चाहूंगा। आगे आगे मुझे मालूम है।
समय अपने उस गति से दौड़ रहा है, 9 बज चुके हैं, आप भी डिनर का इंतजार कर रहे हैं और मैं और आप लोग हैं। नहीं, मैं दरअसल मैं चाहता हूं कुछ, एक मिनट, नहीं चिंता नहीं करें, अंत में सुना दूंगा। ठीक, माँ एक कविता हम शैलेश से सुनेंगे और उससे पहले मैं भी सुनाऊंगा एक। हाँ, देखिए जी, ऐसा है, मैं हास्य की सुना देता हूं और ये करुणा की कविता सुना देते हैं, ताकि बैलेंस भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि दोनों आपको रुला दें आखिर में, वो भी ठीक नहीं है। कि बहुत बढ़िया कविता। समय क्या हो गया यादव जी? समय की चिंता मत कर, अब तो दोनों सुनानी पड़ेंगी। समय तो मत ही देख, अब समय बहुत खराब है। 9 बज गए ना मेरे ख्याल से, 9:15 हो गए। बहुत वो चिंता मत कर, हम दिखते हैं नहीं, समय बहुत खराब है, रहने दे। हाँ, बोले 8 बज रहे, बोले बहुत अच्छा, बहुत ठीक। हरियाणा में आदमी लेकिन आपकी मोहब्बत देख के अच्छा लग रहा है, इस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ बैठते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम हिंदुस्तान से आए। 2 शेर कहना चाहता हूं। एकल विद्यालय मूवमेंट के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, तब यही चीज कह सकता हूं साहब, अपने देश के लिए कुछ करें, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। विंस्टन चर्चिल ने बहुत साल पहले कहा था, आपने हजारों बार सुना होगा कि आप अपने देश के लिए, देश आपके लिए क्या करता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप ये सोचें कि आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, आपने देश के लिए क्या किया है। तब मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं या जो कवि हैं, एक जमाना होता था कवि झोला छाप होते थे। कवि मतलब बोले कोई भूखा नंगा आदमी, आप हमें देखकर तो कहोगे भी नहीं कवि हैं। खैर हम है भी नहीं साहब, कवि बहुत बड़ी चीज होता है, हम तो हो नहीं सकते। लेकिन आज सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले हम लोग, पूरी दुनिया में बिजनेस क्लास में घूमने वाले हम लोग, तमाम तरह के सुख पाने वाले हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी आंदोलन से जुड़ते हैं और एक बार कहने पे आ जाते हैं क्यों, और जो लोग जुड़े, मैं सिर्फ 2 शेर कहना चाहूंगा ताकि आप याद रखें, क्या ऐसा क्यों करते हैं लोग कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो मैं चाहता हूं, और इस एकल विद्यालय, इस मूवमेंट के लिए मैं भी 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जी। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। क्या बात है। तो वो जमीन आप लोगों ने रखनी है, ये तय बात है। भाई शैलेश जी समय पूछ रहे थे, हरियाणा के आदमी से कोई टाइम पूछ के देख ले। बोले टाइम क्या हुआ है? बोले बहुत खराब चल रहा है। हाँ, बोले के बजेगा? बोले लठ बजेगा। बोले घड़ी में क्या बजेगा? बोले घड़ी में बात, या 2 घड़ी में बात जगह लठी। फिर वो इशारा करेगा, बोले इसमें। बोले अपने स्वाद के लिए बांध रखिए, नहीं बताता जा। हाँ, करता है, टाइम बता ही नहीं सकता। अच्छा, मारवाड़ी किसी को टाइम भी पूछेगा तो अगर घड़ी उधार देगा तो कहेगा अरुण मेरी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। चले मैं अरुण से निवेदन करूंगा। हाँ, नहीं अच्छा, साहब से सुनाता हूं एक कविता बढ़िया हास्य की, साहब, सेब और राधे श्याम। एक बार उस कविता के लिए हम तालियां बजाएं। हाँ, ये कविता हरियाणा के उल्टे जवाब के सौंदर्य पे ही है। जो हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है उसके सौंदर्य पे पूरी कविता है। उल्टे जवाब का सौंदर्य, एक हरियाणा के कैदी को फांसी की सजा होगी। जब उसे फांसी पे ले जा रहे थे तो जेलर ने पूछा, बोले अपनी अंतिम इच्छा बता। तो हरियाणा का कैदी बोला, बोले पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले फिर मेरी जगह तू चढ़ जा फांसी पे। तो ये जो उल्टे जवाब का सौंदर्य है, इस पे शुद्ध हास्य रस की कविता सुनाता हूं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया कारुणिक कविता से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? यह आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए?
मैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। हाँ, बीच बीच में तालियां बजाते रहे आप। तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है। बहुत अच्छे। सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दिया, वो जाने बहनोई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। अच्छा, बोला, जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह वाह। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो यह कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? सही बात है, अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए, जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। चलो, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। देखो साहब, क्या हुआ? इंटरव्यू आ रहा था। कहां था मैं यार? इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ता। कहां था? चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। सही बात है, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। क्या बात है? तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर, कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? अच्छा, कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है,
असल में सेब ही उसकी जड़ है। अच्छा, दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देकर नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते। तो ना मैं आता ना आप यहां। क्या बात है, वाह वाह। ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात है। इंटरव्यू का यह हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता विशेष, एक कविता मैं सुना देता हूं, स्वामी जी का आदेश हुआ है इसलिए। वो कविता विशेष सुनवानी है। और उससे पहले एक सूचना आपको और दे दूं कि हम दोनों की पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं। इसकी गेट सेट गो और हिंदी में कामयाबी कैसे, और मेरी एक कविताओं की किताब है। वो इसकी किताब $20 की है, मेरी 15 की है, और दोनों लेने पे 30 में मिल जाएंगी। चलिए, इसे मजाक न समझें। एक कविता विशेष का आदेश हुआ है, वो सुना देता हूं। और स्वामी जी ने कहा, इस कविता में हंसी नहीं है, इस कविता में ठहाके नहीं है, इस कविता में मुस्कुराहट नहीं है, इस कविता में शायद कुछ आंसू है, लेकिन आपका आदेश है। शायद मैंने जीवन में जो सब कुछ ठीक ठाक सबसे लिखा वो सुनाना चाहता हूं। इस कविता का जो विषय है, वो जो शब्द है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूं, मैं मां पे क्या कविताएं लिखूंगा। मैंने एक कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब मां हमारे पास होती है तब शायद उसके होने का एहसास नहीं होता। जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, बस मैं ये कहना चाहता हूं। तब आप सुने उस कविता को। एक बहुत छोटी सी कहानी उस कविता के शुरू में कहता हूं। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। और जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां रोज आके खड़ा हो जाता। एक दिन सर ये कैमरे जो भी हैं बंद कर दें प्लीज, फॉर गॉड सेक। बकरी का बच्चा वहां खड़ा हो जाता आके, तो मृदंग जो बजाता था संगीतकार, उसने उस मेमने से एक दिन पूछ लिया कि यार तुझे क्या मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तू रोज यहां चला आता है। वो बोला, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे, इस मृदंग पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। जब उस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। बहुत अच्छे, वाह। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है, तब सुनाना चाहता हूं। इस कविता में अगर आपके आंसू बाहर की दुनिया की यात्रा करना चाहे तो रोकिएगा मत। अगर आपको ठीक लगे, जैसा कहता हूं, जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। एक मुनव्वर राणा साहब का शेर उधार लेता हूं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। तब कहता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े और जुड़े तो मुझे बताएं। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता तब अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं, अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा। आपने अपने बचपन में देखा होगा, माए हमें टोकती है, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर। तब हम आजाद होना चाहते हैं, और आजादी की कीमत कितनी बड़ी देनी पड़ती है। अगर कम शब्दों में मैंने ठीक बात कह दी हो तो इसका एहसास मुझे जरूर कराइएगा कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा,
वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। आप ही के जिंदगी के कुछ दृश्य चुराता हूं और आप ही को सौंपता हूं। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा साहब, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ एक पंक्ति जो ईश्वर ने मुझे सौंपी वो मैं आपको सौंपता हूं। कहीं कोई कविता नहीं है, एक बहुत सामान्य सी बात जो बहुत सामान्य ढंग से मैं कह रहा हूं, लेकिन गेट सेट गो जो मैंने किताब लिखी, शायद हिंदुस्तान की पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वो रही। 14 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। वाह वाह मैं रोज टीवी पे बोलता हूं, मेरे लाखों लफ्ज कुर्बान करता हूं सिर्फ उस एक पंक्ति पे जो ईश्वर ने मुझे सौंपी, और कहीं कोई कविता नहीं है। आप ही का भाव आपकी उठा को सौंपता हूं और देता हूं, और जिस विश्वास के साथ मैंने लिखा उस विश्वास के साथ आपको देता हूं कि मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां देता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती कभी सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पिता की डांट से तू ही बचाती। इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए वतन छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है मां, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर मां हमें तेरी बहुत याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत 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 श्रेष्ठ कविता के लिए मैं बधाई देता हूं भाई शैलेश को। बहुत शानदार कविता। शोभा जी आ चुकी हैं। शोभा जी, अनिल जी आप आ रहे हैं धन्यवाद देने, या शोभा जी? वैसे मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जिन्हें ना आभार बोलना आता था ना धन्यवाद। बोले आपने मेरा जो ये किया उसके लिए मैं आपका बड़ा वो हूं। तो शोभा जी हमारा जो ये करने जा रही हैं उसके लिए अनिल जी आप आगे वो करें। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते, और आज शायद इस कविता को सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, और हंस तो इतना ली हूं कि अब मुंह जो है गाल हंसने की और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहे। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस शैलेश जी और अरुण जी। प्लीज, हालांकि मुझे पता है आपके हाथ भी अब थक चुके हैं, एक बार और। अरे थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इनके प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैंने एक शेर बोला था, और इस उम्मीद में कि शायद ये उस बात को रखेंगे, एक शेर और भी लिखा था जो मैं अब सुनाना चाहूंगी। वो जो है पास, मेरा लिखा हुआ नहीं है पर किसी और का है। वो जो है पास तो लम्हों की धड़कन कौन गिनता है,
वो जो है पास तो लम्हों की धड़कन कौन गिनता है, गुजरते वक्त का यूं ठहर जाना खुशनसीबी है। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात। आखिरकार फूल हमारे पास आने वाले हैं। ये वैसे ही है जैसे फेरे होने के बाद जयमाला हो। बड़ी जबरदस्त उम्मीद लगा रखी है आपने, लाइन में खड़े हो जाइए। इसके पहले कि मैं अनिल को यहाँ पर बुलाऊं कुछ धन्यवाद के शब्द कहने के लिए और ये फूल देने के लिए डॉक्टर अगर को, मैं एक गुजारिश करूंगी। शैलेश जी गाते बहुत अच्छा हैं और आपको मैं इस बात से बहुत गाना अच्छा, इनको धन्यवाद देना तो फिर गा दूंगा। वो तैयार है गाने के लिए। मैं धन्यवाद देना तो फिर गा दूंगा। आइए डॉक्टर साहब, आप धन्यवाद दे दो पहले, फिर मैं गा दूंगा। देखो जी, बड़ा रिस्की काम हो गया ये। नहीं, अच्छा गाता है ये। सर थैंक यू। अभी नहीं दूंगा, अभी 2 मिनट लूंगा तब मैं आपको फूल। अब देना ही, बस सिर्फ देना। एक कल संध्या आज शाम आपके साथ शैलेश जी और अरुण जी, आप लोग इंडिया से आए, एकल नाइट को इतना सफल बनाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सर वापस तो फोटो नहीं खींची। नहीं, देते हुए ये तो बड़ी पार्शियलिटी है। जब मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई कि मेरे को वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, तो सबसे पहले मुझे जो वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, शैलेश जी और अरुण जी के बाद स्वामी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इंडिया से हमारे बीच पधारे हैं। और जो इस एकल नाइट का जो सारा श्रेय जाता है हमारे वॉलंटियर्स में, जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उन्हें इंडिया जाना पड़ा है, वो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए आप एक बहुत जोरदार तालियां बजाएं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जयेंद्र शाह जो सपना एकल ग्लोबल का जो डॉक्टर बसंत तड़याल ने देखा और उसको ऑस्ट्रेलिया में जो पूरा करने में जो सबसे ज्यादा सहयोग दे रहे हैं, वो जयेंद्र शाह इतने डिवोटेड हैं कि आज की शाम इस सफल बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जो अपने पिता के इंडिया में होते हुए भी हमसे सारे डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के प्रयास कराते हुए उन्होंने जो हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए फिर से मैं कहता हूं कि एक बार बहुत जोर से तालियां बजाएं उनके लिए कि जयेंद्र शाह के लिए। ये एकल संध्या जो आपके सामने प्रस्तुत की गई, ये एक लंबा प्रयास था। 3 महीने से इसके लिए बहुत मेहनत चल रही थी और हमारे वॉलंटियर्स का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए मैं सारे अपने वॉलंटियर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। तो उनके लिए एक बार चार से आप तालियां बजा दें। कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिना स्पॉन्सर्स के। तो मैं एकल नाइट को सफल बनाने के लिए अपने सारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद देता हूं। तो प्लीज स्पॉन्सर्स के लिए एक बार तालियों का धन्यवाद। एकल संध्या समाप्ति की ओर है और हम सब लोगों को भूख लगी है। आप लोग सरप्राइज कर रहे होंगे कि भाई डिनर तो मिला नहीं, इंटरवल नहीं हुआ। इतना अच्छा प्रोग्राम छोड़ के बीच में इंटरवल कैसे कर लेते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं एकल परिवार की ओर से हमारे फूड वॉलंटियर्स का, जिसमें हमारी सविता जी, गौतमी, कामनी और नीरा आदि को जो ग्रुप शामिल है, जिन्होंने अपने पिछले 3 दिनों से पूरे मेहनत कर रहे हैं और इसमें जो एकल नाइट को सफल बनाने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्लीज उनके लिए एक बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर मोहन कुमार, Indian Council of Australia, thanks to you. And now I will not take more time from you, and please join us for the dinner. The dinner is ready. And 1 मिनट, हाँ, डिनर से पहले गाना होगा, गाना होगा।
शैलेश जी बहुत बढ़िया गाते हैं, एक गीत वो सुनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा गाते हैं और सुना रहे हैं। और मैं नहीं गाता और नहीं सुना रहा, ये और अच्छी बात है। तो शैलेश जी के गाने के बाद आप लोग का डिनर तैयार है। प्लीज जॉइन अस फॉर द डिनर। ये एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारा जो डिनर का पैसा है वो सब डोनेशन के लिए ही जा रहा है। सारा एकल मूवमेंट को जो है जारी रखने में आपका सहयोग चाहिए। अभी जो शैलेश जी ने एक माँ के ऊपर कविता सुनाई, ये मत भूलिए कि भारत माँ को भी हम भारत माँ कहते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एकल मूवमेंट। जो एकल मूवमेंट अभी 100 स्कूल ऑस्ट्रेलिया ने अभी स्पॉन्सर किए हैं। मेक इट 1000 विद इन 2 years। प्लीज ज्वाइन दिस मूवमेंट। थैंक यू। इस मूवमेंट के लिए आप जितना करें कम होगा। उन गांवों में जो बच्चे अगर आपकी मदद से, आपकी मार्फत कुछ पढ़ पाते हैं, और मैं जानता हूं वही लोग कुछ जिंदगी में बनते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं और अरुण दोनों ही बहुत छोटे छोटे गांवों से हैं, जहां पे हमने बहुत शिक्षा कैसे पाई, जहां मैं बताता हूं। लेकिन अगर आप उनकी मदद करेंगे उन बच्चों की, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो वहां रह के भी जिंदगी में कुछ करेंगे। तब मैं आपको 2 शेर उनके लिए कहना चाहता हूं। आदमी कहीं भी रह कुछ कर लेता है कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशाई नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और तुम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो भी क्या होगा, वो सूरज है, उसे सारा जमाना देख सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सूरज की रोशनी बनिए। एक गीत के लिए मुझे कहा गया है, बस अब ये आपने ही कहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब जैसा भी है शोभा जी को बाद में आप पकड़ लेना बस। गीत भी मैं ऐसे ही चुनता हूं गाने के लिए जो शायद आपको कहीं कुछ याद दिला दे, तब सुनता हूं। तेरे दाम से जो हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अंत में मैं और अरुण आपको यही कह सकते हैं हम दोनों की ओर से कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर,
गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, और आज बिछुड़ रहे हैं तो गम मत करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। शब्बा खैर।